नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और आज हम फिर से एक बार करंट अफेयर के सीरीज को प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम अप्रैल माह यानी अप्रैल 2022 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे और उन घटनाक्रमों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। जैसे पहली सूचना यह है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है। बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर आपको 50 टेस्टों की एक सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। आप देख पा रहे हैं कुल 50 टेस्ट होंगे, जिसमें से जीएस के 31 टेस्ट होंगे और सीसैट के 19 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रारंभिक जो 2 टेस्ट हैं वो आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। आप इसमें अपनी भागीदारी ले सकते हैं। दूसरा न्यूज ये है कि एसआई के लिए एक टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज 12 जून से प्रारंभ होने वाली है और जो प्रारंभिक परीक्षा है एसआई की, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है। पुराने क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे और नए संभावित प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। चलिए एक और न्यूज है आपके लिए कि हमारे द्वारा 9 जून और 14 जून से 2 नई बैचेस प्रारंभ की जा रही हैं। 9 जून वाली बैच सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए होगी, जबकि 14 जून वाली बैच प्री प्लस मेंस के लिए प्रारंभ की जा रही है। चलिए तो आते हैं करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक में। पहला टॉपिक है हमारा ग्रैमी अवार्ड 2022। अभी हाल ही में लॉस वेगास में इसका आयोजन किया गया था। आपको पता होगा कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड, और इसमें अभी हाल ही में 2 भारतीय संगीतकारों ने इस पुरस्कार को जीता है। तो कौन कौन है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आयोजन स्थल आप याद रखिए, कहां पर हुआ यह आयोजित? लॉस वेगास में। इसमें इस वर्ष 2 भारतीय संगीतकार, एक का नाम है फालू और दूसरे का नाम है रिकी केज, इन दोनों भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक, तो नाम याद रखिएगा। एक का नाम है फालू का नाम है असल में पूरा फाल्गुनी शाह। इनकी एल्बम है अ कलरफुल वर्ल्ड, और रिकी केज की एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स। इन दोनों को मिला है ग्रैमी अवार्ड 2022 और रिकी केज जो है ये इनका दूसरा पुरस्कार है। इन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जो है वर्ष 2015 में जीता था। ठीक, आपको इमेज में दिखा देता हूं कौन है ये। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है फाल्गुनी शाह यानी फालू और ये है रिकी केज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी स्तर की यानी विश्वविद्यालय स्तरीय खेल स्पर्धा आयोजित की गई है। कहां पर आयोजित की गई है, आइए देखते हैं। देखिए 24 अप्रैल 2022 से कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2020 में ओडिशा द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा आयोजन है। वर्ष 2021 में नहीं हो पाया था, वर्ष 2022 में इस वर्ष किया गया है आयोजित। कहां पर? कर्नाटक में। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केवल दूसरी बार आयोजित हुआ है और आपको स्थान जरूर पूछता है। पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो ओडिशा में आयोजित किया गया था और दूसरा जो है वो आयोजित किया गया है कहां पर? कर्नाटक में। और इससे संबंधित लाइव अपडेट देने के लिए एक खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया था। खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया गया था इस खेल के मद्देनजर, और इस खेल का शुभंकर रखा गया था वीरा को। वीरा क्या है? वीरा एक हाथी है। और ये जो खेल है इसका एंथम चंदन शेट्टी और निखिल जोशी द्वारा लिखा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां आयोजित हुआ है। दूसरा, इसका शुभंकर क्या है।
और तीसरा, इसका एंथम किसके द्वारा लिखा गया है। एंथम को अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये दो चीजें आप एकदम जहन में बैठा लीजिए। एक, कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ और इसका शुभंकर था कौन? वीरा। शुभंकर का नाम क्या था? वीरा। वीरा क्या है? एक हाथी है। चलिए, इसके विजेताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी ने कुल 32 पदक जीत करके इस प्रतिस्पर्धा को जीता है। बाकी की लिस्ट आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो जैन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और इस तरीके से 10 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया है, लेकिन ये टॉप 10 रैंकर्स हैं। टॉप 10 रैंकर्स हैं जिन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। चलिए, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है स्टैंड अप इंडिया योजना। आपको पता होगा कि स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वर्ष 2016 में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो आइए पढ़ते हैं इसको। अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को 6 वर्ष पूरे कर लिए। यानी ये जो योजना है वो प्रारंभ कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना। आपको पता होगा कि इस योजना के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है उद्यमियों को नया उद्यम प्रारंभ करने के लिए। उद्यम का मतलब जो छोटे रोजगार है उसको लगाने के लिए उद्यमी जो होते हैं उनको ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, ताकि व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू करने में निपुण एवं प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधार लेने वालों की मदद की जा सके। बोलने का मतलब यह है कि ये जो योजना है स्टैंड अप इंडिया, इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिला, इन 3 प्रकार की श्रेणियों को उद्यमिता प्रारंभ करने के लिए या उद्यम जो इकाइयां हैं वो प्रारंभ करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता था। इसके अलावा प्रशिक्षु यानी जिन लोग ट्रेनिंग पीरियड में है उनको भी इसके द्वारा ऋण प्रदान किया जाता था। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। देखिए, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जितने भी, जैसे मान लो SBI है, ठीक है, तो SBI की जितनी शाखाएं हैं, ठीक है, पूरे भारत में, हर शाखा को एक, कम से कम एक, या तो वो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति का हो या महिला हो, ठीक है, इस प्रकार के उद्यमी को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक, यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, यानी किसी भी क्षेत्र से संबंधित उद्यम लगाने के लिए ऋण प्रदान करने की सुविधा इसमें दी जा रही थी। योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला उद्यमी शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। अच्छा, अब आते हैं ग्रीन फील्ड परियोजना क्या है इस पर। ठीक है, बहुत बार आ गया ये शब्द, यहां पर हमने देखा ग्रीन फील्ड उद्यम, इसके पहले वाले स्लाइड में भी हमने देखा, यहाँ पर है ना, एक जगह और था, यहाँ पर ये देखिए ग्रीन फील्ड उद्यम। तो आइए समझते हैं कि ये ग्रीन फील्ड उद्यम होता क्या है। देखिए, ये ग्रीन फील्ड उद्यम होता क्या है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में, है ना, मान लीजिए ये कोई शहर है या कोई क्षेत्र है जहां पर किसी एक एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काम अच्छे से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, ये यहाँ पर विद्यमान है।
अब ग्रीनफील्ड परियोजना किसको कहा जाएगा? यदि किसी उद्यम को इस औद्योगिक क्षेत्र के बाहर कहीं पर लगाया जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये इस क्षेत्र में है, तो मान लो अगर वो औद्योगिक इकाई यहां पर लगाई जा रही है या यहां पर लगाई जा रही है या यहां पर, यानी इस औद्योगिक क्षेत्र के बाहर लगाई जा रही है, तब उसको कहा जाता है क्या? ग्रीनफील्ड परियोजना, ठीक है। इसी को बोला जाता है हरित क्षेत्र निवेश, इसको भी याद रखिएगा, इसी को हरित क्षेत्र निवेश कहा जाता है हिंदी में। तो हरित क्षेत्र निवेश क्या है? पूर्व में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के स्थान पर, ठीक है, या इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण या औद्योगिक इकाइयों का निर्माण किया जाना ग्रीनफील्ड परियोजना कहलाती है या हरित क्षेत्र निवेश कहलाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि केवल इसी क्षेत्र के जो पर्यावरणीय घटक है उनका अतिदोहन ना हो, ठीक है। तो अतिदोहन से बचाने के लिए इस क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र पर क्या किया जाता है? औद्योगिक इकाइयां निर्मित की जाती हैं, ठीक। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में ये जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसका जो टाइमलाइन है उसको वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? याद रखिएगा, वर्ष 2025 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है, ठीक है। ये वैसे वर्ष 2021 तक के लिए था और इसको बढ़ा करके अभी कितना कर दिया गया? वर्ष 2025 कर दिया गया है, ठीक। चलिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट ये है कब ये योजना प्रारंभ हुई है और कब तक के लिए इसको विस्तारित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन कौन होते हैं? तो याद रखिए, मैंने आपको बताया, या तो किसी भी बैंक की शाखा में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी, इनमें से किसी भी एक को, ठीक है, कम से कम एक को क्या किया जाता है? ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यहां पर मैंने आपको प्रावधान में बताया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में है हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक। क्यों चर्चा में है? देखिए, भारत द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है, ठीक। आपको पता होगा ये भारत के कौन है? वर्तमान में विदेश सचिव हैं, ये भारत के विदेश सचिव हैं। और आपको ये भी पता होगा कि वर्ष 2023 में एक आयोजन होने वाला है हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय कौन सा? G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है। वर्ष 2022 में कहाँ हो रहा है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया, बाली, है ना, बाली जगह का नाम है, इंडोनेशिया में आयोजित होने वाला है। तो वर्ष 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है भारत में, उसके लिए मुख्य समन्वयक घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है किसको? हर्षवर्धन श्रृंगला को, ठीक। वर्ष 2023 में भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन देश का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होने वाला है, ठीक। इसको याद रखिएगा कि इसके लिए मुख्य समन्वयक अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर मनोज सोनी। आपको पता होगा अभी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कौन? डॉक्टर मनोज सोनी, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सुमन बेरी, ठीक है, डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनके इस्तीफा देने के बाद उपाध्यक्ष के रूप में किन्होंने पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सुमन बेरी ने, ठीक। सुमन बेरी वर्ष 2001 से वर्ष 2000
2011 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा वह सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली में एक वरिष्ठ विजिटिंग फेलो भी रह चुके हैं तथा वॉशिंगटन डीसी में वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स एशिया प्रोग्राम में ग्लोबल फेलो है। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, है ना, तब वहां पर नाम आता है वुडरो विल्सन का। ठीक है, तो इसमें याद ये रखना है अपने को कि नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर सुमन बेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है पाम किंग। ठीक, पाम किंग एक तितली की प्रजाति है जिसको अभी हाल ही में तमिलनाडु में देखा गया है। ये एक दुर्लभ प्रजाति है तितली की और इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में तमिलनाडु में पहली बार दुर्लभ तितली पाम किंग देखी गई है। यह भारत में 1500 प्रजातियों में से तमिलनाडु में पाई जाने वाली तितली की 321वीं प्रजाति है। यानी भारत में लगभग 1500 प्रजातियां पाई जाती है तितली की, उनमें से तमिलनाडु में 321वें क्रम की प्रजाति है कौन? ये पाम किंग। अच्छा, तो ये दिखती कैसी है सर? ये दिखती है ऐसे, ये है पाम किंग। ठीक, ये कहां कहां पाई जाती है भारत के अलावा? तो देखिए, यह तितली भारत, म्यांमार, चीन, मलेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। विस्तृत रूप में अगर देखा जाए तो ये इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। यह इंडोनेशियाई द्वीप समूह और फिलीपींस में भी पाई जाती है। भारत में कहां मिलता है? तो भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिण में अरिप्पा, शेदुर्नी, पेरियार टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाम किंग की मौजूदगी दर्ज की गई है। मतलब आप बोल सकते हो कि भारत में जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है वहां पर यह तितली जो है वो अस्तित्व में उपस्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री संग्रहालय। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। 4 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। संग्रहालय के लिए सभी जानकारी दूरदर्शन, प्रसार भारती, संसद टीवी, फिल्म प्रभाग, मीडिया हाउस तथा रक्षा मंत्रालय, विदेशी समाचार एजेंसियों जैसे संस्थानों की मदद से एकत्रित की गई है। ठीक, काफी बड़ा बनाया गया है इसको। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय। लगभग 10,491 स्क्वायर मीटर का एरिया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 10,491 स्क्वायर मीटर का एरिया है। ठीक, और अंदर से कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। ठीक, आइए तो इसमें पढ़ते हैं और इसके लिए जो भी सामग्रियां हैं, ठीक है, यहाँ पर जो चीजें दिखाई जानी है वो अलग अलग संस्थानों से ली गई है। जैसे दूरदर्शन बहुत बड़ा स्रोत है हमारे यहाँ, है ना, सूचनाओं का। इसके अलावा प्रसार भारती, संसद टीवी, फिल्म प्रभाग और इस तरीके से बहुत सारे संस्थान हैं जिन्होंने सहायता की है इस संग्रहालय में जानकारियों को और अधिक समृद्ध करने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस संग्रहालय की सामग्री को वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरैक्टिव कियोस्क, मल्टीमीडिया, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, कंप्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियां, इंटरैक्टिव स्क्रीन आदि का उपयोग करके प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी बहुत ही नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर और संग्रहालय को प्रदर्शित किया जा रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना, एक बार और देख लेते हैं इमेज। ये देखिए, ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय। एरिया याद रखिएगा 10,491। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड। आपको पता होगा कि क्रिप्टो एक शब्द है हमारे यहाँ जो कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ठीक है, यह यूं बोला जाए कि ऑनलाइन मुद्रा के रूप में
प्रचलित है। और इस साल के बजट में आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी पर लगभग 30% का टैक्स जो है ये माना गया है। ठीक है, इतने का समर्थन किया गया है, 30% टैक्स आपको लगेगा अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो। ठीक, चलिए, तो क्यों चर्चा में है? क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो। ठीक है, नेक्सो एक कंपनी है जो कि क्रिप्टो उधार देती है। इस नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है। यानी मास्टर कार्ड और ये जो नेक्सो है, ये दोनों मिल करके अब एक क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जो है इसको प्रारंभ करने वाले हैं। जैसे आप एटीएम कार्ड रखते हैं उसी प्रकार से एक कार्ड बनाया जाएगा, लेकिन ये ऑनलाइन जो मुद्रा है, जो क्रिप्टो है, उस पर आधारित होने वाला है। ठीक, इस लॉन्च ने वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क द्वारा सहयोग करने के कदम को संकेत किया है, क्योंकि डिजिटल संपत्ति अधिक प्रचलन में आ रही है। आपको पता होगा कि धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत बड़ा मार्केट जो है वो बना चुकी है और बहुत सारे देशों ने तो इसको मान्यता भी दे दी है। ठीक है, हमारे यहाँ भी मिल रही है धीरे धीरे। अब ये जो मुद्रा है वो डिजिटल संपत्ति है। ठीक है, डिजिटल संपत्ति जो है ये धीरे धीरे प्रचलन में आ रही है। तो इस दिशा में आप बोलो कि ये जो समझौता हुआ है नेक्सो के बीच और जो अपना मास्टर कार्ड है इसके बीच, ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक, क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड का उपयोग विश्व भर के 92 मिलियन व्यापारियों में किया जा रहा है, जहां मास्टर कार्ड स्वीकार किया जाता है। यानी जितने भी व्यापारी मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं उन सभी को ये आसानी हो जाएगी कि अब वो क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो मुद्रा को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सुविधा उनको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस कार्ड के माध्यम से निवेशक क्रिप्टो उनके पास की संपत्ति के कानूनी मूल्य के 90% हिस्से को खर्च करने में सक्षम होंगे। ठीक है, यानी 90% खर्च का, ठीक है, उनको अनुमति दिया गया है इस समझौते के अंतर्गत। चलिए चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट 75। ठीक, प्रोजेक्ट 75 जो है वो भारत में जो पनडुब्बियां हैं उनके निर्माण से संबंधित है। आइए पढ़ते हैं। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पिन सबमरीन वॉक्सीर, ठीक है, नाम क्या है, वॉक्सीर, लॉन्च की है। यह P75 पनडुब्बियों की 2 पंक्तियों में से एक है। दूसरा P75I है। यह विदेशी फर्मों से ली गई तकनीकों के साथ स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए 1999 में अनुमोदित योजना का हिस्सा है। यानी ये जो प्रोजेक्ट 75 है ये अनुमोदन इसका किया गया था वर्ष 1999 में, और वहां पर ये एक योजना बनाई गई थी कि भारत में अपने समुद्री सीमा को सुरक्षित करने के लिए क्या बनाया जाएगा, स्कॉर्पिन श्रेणी की सबमरीन्स बनाई जाएंगी। स्कॉर्पिन श्रेणी की सबमरीन्स बनाई जाएंगी। अब इसी के अंतर्गत छठवां जो सबमरीन है वाक्सीर, ये लॉन्च कर दी गई है। ठीक, इसके अंतर्गत ये जो वाक्सीर है, या ये बोला जाए कि ये जो प्रोजेक्ट 75 है, इसमें विदेशी तकनीकों का तो प्रयोग होता ही है, विदेशी तकनीकों का प्रयोग होता ही है, लेकिन स्वदेशी तकनीकों को भी महत्व दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मैं इसकी इमेज दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये मेक इन इंडिया का शेर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसके पार्ट्स जो है हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, P75 के तहत 6 पनडुब्बियों का अनुबंध अक्टूबर 2005 में मझगांव डॉक को दिया गया था और डिलीवरी 2012 से शुरू होनी थी, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट देरी का सामना कर रहा है। ठीक है, इसके द्वारा 6 पनडुब्बियों का अनुबंध किया गया था, लेकिन देरी हो गई इसमें, इसीलिए
अभी छठवां जो प्रोजेक्ट है या छठवां जो सबमरीन है वो हमको अभी प्राप्त हो रहा है। नाम क्या है इसका? वागसीर। ठीक, इसी में आगे पढ़ लेते हैं। इस कार्यक्रम को फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप, जिसे पहले DCNS के नाम से जाना जाता था, से मझगांव डॉक लिमिटेड को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ शुरू किया गया था। यानी ये जो प्रोजेक्ट 75 है ये प्रारंभ किया गया था फ्रांस की जो कंपनी है ना, जिसे DCNS के नाम से जाना जाता था, इसके और मझगांव डॉक लिमिटेड, इनके बीच में एक अनुबंध हुआ था और वहां से ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। ठीक, P75 के तहत INS कलवरी ये पहला सबमरीन था, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला को चालू किया जा चुका है। ठीक, और पांचवा जो है INS वागीर, इसका समुद्री परीक्षण जारी है। यानी 4 जो हैं हमारे यहाँ वर्किंग स्कॉर्पिन सबमरीन हो गए हैं। कौन कौन से? एक INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला। ठीक है, ये 4 हमको मिल चुके हैं। एक जो है वागीर, ये समुद्री परीक्षण चल रहा है, इसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी छठवां जो है ये लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? वागसीर। नाम याद रखिएगा, है ना, क्रम भी याद रखिएगा। पहला नंबर का ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा था वागीर और छठा है वागसीर। ठीक, वागसीर छठी पनडुब्बी है जिसके निर्माण में महामारी के कारण देरी हुई है। कोरोना ने भी थोड़ा सा अफेक्ट जरूर किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र। आपको पता होगा कि भविष्य की ऊर्जा, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, उसके उत्पादन से संबंधित बहुत सारे प्रयास विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं। जरूरी भी है क्योंकि अभी हाल ही में हमने विश्व स्तरीय कोयला संकट देखा है, भारत में भी कोयला संकट देखा है। उसको मद्देनजर रखते हुए पूरा विश्व कहीं ना कहीं जो ग्रीन ऊर्जा स्रोत हैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ है। तो उसी के अंतर्गत भारत का एक प्रयास है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, और इसके लिए अभी हाल ही में एक प्लांट लगाया गया है असम के जोरहाट में। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने जोरहाट असम में भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद संयंत्र स्थापित किया है। हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए यह संयंत्र ऑयल इंडिया के 500 किलोवाट सौर संयंत्र पंप स्टेशन से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा। यानी कि हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि सौर संयंत्र जो है उसी से एनर्जी लेगा और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन यहां पर किया जाएगा, तभी तो वहां पर वैल्यू होगी उसकी। ठीक, शुरू किए गए इस नए पायलट प्रोजेक्ट की दैनिक उत्पादन क्षमता 10 किलोग्राम है, जिसे बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 10 किलोग्राम हाइड्रोजन जो है इससे उत्पादित किया जा रहा है और इसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा बाद में 30 किलोग्राम तक किया जाने का प्रावधान किया गया है, ऐसी इसकी योजना है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं। हरित हाइड्रोजन में जीवाश्म ईंधन की जगह लेने की क्षमता है, यानी दोनों ही क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है जीवाश्म ईंधन की तुलना में। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण रहित होना, है ना। हाइड्रोजन जो है इसका प्रोडक्शन और इसका प्रयोग दोनों ही क्या हो सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन से मुक्त हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा तो प्रदूषण से मुक्त तकनीकों का प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। ठीक, प्राकृतिक गैस और ग्रीन हाइड्रोजन के सम्मिश्रण तथा मौजूदा OIL बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव को लेकर ऑयल इंडिया द्वारा IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया गया है। तो IIT गुवाहाटी भी इसमें अपना सहयोग कर रहा है और इसमें रिसर्च कार्य करने का कार्य जो है IIT गुवाहाटी के साथ
किया जा रहा है किसके द्वारा? ऑयल इंडिया द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंपनी द्वारा मिश्रित ईंधन के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों का अध्ययन किए जाने की भी योजना है। यानी मिश्रित ईंधन क्या होता है? जिसमें दो प्रकार के ईंधनों को मिलाया जाता है। आपने सुना होगा कि अभी पेट्रोल के साथ क्या मिलाया जा रहा है? एथेनॉल का प्रचलन बढ़ रहा है, और एथेनॉल के माध्यम से हमने बहुत सारा खर्च भी बचाया है अपना, आपने न्यूज में पढ़ा होगा। ठीक, तो इसी के माध्यम से जो मिश्रित ईंधन है, ठीक है, जैसे कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको मिला दिया जाए किसके साथ? सीएनजी के साथ, तो क्या प्रभाव होगा? इन सारी चीजों पर एक अध्ययन कार्य किया जा रहा है यहाँ पर OIL और IIT गुवाहाटी के द्वारा। ठीक, इस प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली मौजूदा 500 किलोवाट सोलर प्लांट द्वारा 100 किलोवाट अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एरे का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। ये आपके काम का चीज नहीं है, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स है बहुत ज्यादा। आप केवल इतना याद रखिएगा, पहली चीज कि कहां पर स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र। तो उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जोरहाट, असम में। किसके द्वारा यहाँ पर प्लांट लगाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक, चलिए ये दो चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक है क्वार जल विद्युत परियोजना। क्वार जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसी के अंतर्गत अभी हाल ही में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के निकट, है ना, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये भारत का मैप है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं यहां से। ठीक, ये भारत का मैप है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। ठीक, ये यहां से बह रही है क्या? यहां से बह रही है आपकी चिनाब नदी। ये चिनाब नदी है, और इसी चिनाब नदी पर बनाया जाएगा कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कौन सी परियोजना? क्वार जल विद्युत परियोजना। ठीक, मैप में आप देख पा रहे हैं यहां पर। चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं। यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम 4 परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। ठीक, देखिए ये जो परियोजना यहाँ पर बनाई जा रही है, ये ऐसी परियोजना है जिसमें एक ही नदी पर बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो निर्मित की गई है लाइन से। ठीक, 1960 में आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता हुआ था, जिसमें रनिंग वाटर के ऊपर आप प्रोजेक्ट लगा सकते हो, लेकिन वहां पर बांध नहीं बना सकते। तो ये जो जल विद्युत परियोजना है ये रनिंग वाटर पर बनती है। ठीक है, तो उससे संबंधित विवाद नहीं हो सकता। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 1000 मेगावाट की एक परियोजना है पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, और दूसरा है 624 मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना। 2 प्रोजेक्ट, और तीसरी ये हो जाएगी क्या? क्वार जल विद्युत परियोजना, और इसकी क्षमता होगी कितनी? 540 मेगावाट की। ठीक, आगे पढ़ते हैं इसमें। यहां पर देख पा रहे हैं, है ना, 540 मेगावाट किलोवाट आवर। ठीक है, KWAR हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन ऑफ। ठीक, ये प्रारंभ किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। क्वार परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स पावर लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? देखो, और एक चीज इसमें याद रख लेना
कि चिनाब नदी पर अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जैसे एक है रतले जल विद्युत परियोजना, नाम सुना होगा आपने, एक है सलाल बांध पनबिजली परियोजना, एक है दूलहस्ती परियोजना, एक है पाकल दुल परियोजना। ठीक है, पाकल दुल जो है ये निर्माणाधीन है, इसको याद रखिएगा। ठीक, ये 3 परियोजनाएं हैं। इसके अलावा कीरू पनबिजली भी इसी में बनाई जा रही है, कीरू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पल्ली, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बोलने का मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला ग्राम पंचायत। तो कौन है? जम्मू कश्मीर का पल्ली ग्राम पंचायत। इतना ही याद रखना है अपने को। क्वेश्चन आएगा, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किसे घोषित किया गया है? तो कौन है? पल्ली। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू संभाग में पड़ता है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना। ठीक है, भारत जो है ये अक्षय ऊर्जा के संबंध में बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। कारण भी है क्योंकि भारत में जो विद्युत उत्पादन है और विद्युत की जो खपत है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर हम इसी गति से जीवाश्म ईंधन का दोहन करते रहे तो फिर तो कुछ साल में ही जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएंगे। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि हम किसका प्रयोग करें? हम प्रयोग करें नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का। और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक दोहन करके हम अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन करें। इसीलिए आप सुने होंगे बहुत सारी प्रोजेक्ट चल रही हैं। सौर सुजला योजना आपने सुना होगा, सौर मित्र योजना आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि भारत के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं ताकि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हम अपनी भूमिका जो है वो सुनिश्चित कर सकें। उसी के अंतर्गत भारत और मालदीव के बीच में अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा से संबंधित एक अनुबंध जो है वो हस्ताक्षरित किया गया है। क्या है इस अनुबंध में? आइए देखते हैं। भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण हेतु एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। यानी दोनों देशों के बीच एक कनेक्शन बनाया जाएगा जिसके माध्यम से एक ग्रिड से जोड़ा जाएगा भारत और मालदीव को। बैठक के दौरान एक बैठक हुई और इस बैठक के दौरान 2 समझौता ज्ञापन प्रस्तावित किए गए जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर आधारित थे। ठीक है, 2 MOU साइन हुए हैं और ये दोनों MOU जो हैं वो किस पर आधारित हैं? एक नाम सुना होगा आपने, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी पूरे विश्व को एक ऊर्जा ग्रिड से जोड़ना और एक ऊर्जा ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा को प्रसारित करना या प्रसारित करना, उसका ट्रांसमिशन करना। अब देखिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना क्या है? ये अवधारणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो मैंने बताया आपको ISA है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली सभा में प्रस्तुत की गई थी। वैसे ISA का गठन वर्ष 2015 में हुआ था। ISA का गठन वर्ष 2015 में हुआ, लेकिन इसकी पहली आधिकारिक बैठक हुई है वर्ष 2018 में। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रीन ग्रिड की स्थापना के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा साझा करने तथा ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। यानी बहुपक्षीय जो देश हैं, बहुत सारे जो देश हैं, उनके बीच ग्रीन ऊर्जा से रिलेटेड ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर भारत है, ये पाकिस्तान है, यहाँ श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, जावा है, सुमात्रा है ना, इस प्रकार बहुत सारे देश हैं। सभी देशों को क्या किया जाएगा? ऐसे ग्रिड से जोड़ा जाएगा। ग्रिड यानी तार, ठीक है, जो तार आप देखते हैं बिजली की तारें, वो ऐसी तारों से जोड़ा जाएगा जो तार किसका संवहन करेंगी? ये संवहन करेंगी ग्रीन एनर्जी का। यानी ऐसी एनर्जी जो किसके द्वारा उत्पन्न हो? जो
नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा उत्पन्न की जाए। ऐसे स्रोतों के जो उत्पादित इलेक्ट्रिसिटी है उसका संवहन करने के लिए एक ग्रिड का निर्माण किया जाएगा, और इसी ग्रिड के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, नाम याद रखिएगा, वन सन, एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड परियोजना। यह अवधारणा है फिलहाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। आपको पता होगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, काम क्या करता है, रेलवे इंजनों का निर्माण करना, और अभी हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, तो देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन है ना, ने रेलवे बोर्ड के 485 इंजनों के उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 486 इंजनों का उत्पादन करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये अभी तक के किसी भी लोकोमोटिव वर्कशॉप के द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा संख्या में क्या है, इंजनों की संख्या है। सबसे ज्यादा इंजन एक वित्तीय वर्ष में किसके द्वारा बनाए गए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा। कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, आसनसोल जो जगह है वहीं पर पास में ही स्थापित किया गया है इसको। ठीक, बाकी काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लिथुआनिया में नया भारतीय दूतावास। अभी कुछ समय पहले लिथुआनिया और चाइना के बीच थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। कारण था लिथुआनिया के द्वारा ताइवान के पासपोर्ट को क्या करना, सहमति दे देना। आपको पता होगा कि चाइना तो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, अलग से देश नहीं मानता है। ठीक है, उस स्थिति में लिथुआनिया और चीन के बीच थोड़ा सा नोकझोंक हुआ था। ठीक, इस स्थिति में भारत का एक नया दूतावास खोला जा रहा है। कहां, लिथुआनिया में। मौके पे चौका। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 27 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। बाल्टिक क्षेत्र यानी बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र। ठीक, ताइवान द्वारा एक वास्तविक दूतावास खोलने की अनुमति देने के बाद लिथुआनिया चीन के साथ एक राजनयिक विवाद के केंद्र में है। ठीक, मैंने आपको जैसे बताया, लिथुआनिया पहला बाल्टिक देश था जिसने वर्ष 2008 में भारत में एक दूतावास खोला था। यानी लिथुआनिया ऐसा बाल्टिक देश है जिसका दूतावास कहाँ है, भारत में। अब भारत लिथुआनिया में अपना क्या खोल रहा है, दूतावास खोल रहा है। ठीक, और ऐसा पहला देश है लिथुआनिया जहां पर भारत अपना दूतावास खोलेगा। भारतीय अधिकारियों ने इससे पहले वर्ष 2005 में दूतावास खोलने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन खोला नहीं गया था। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस ने अब तक केवल भारत के मानद वाणिज्य दूतावास की मेजबानी की है, जिसे 2015 में खोला गया था। यानी वाणिज्यिक कार्यों के लिए एक दूतावास बनाया गया था जहां पर वाणिज्यिक जो हमारे ऑफिसर्स है वो जाते थे, वहां पर मीटिंग करते थे। लेकिन ये पहली बार होगा कि हमारे यहाँ के जो ऑफिशियल दूतावास है, ठीक है, वो वहां पर स्थापित किया जाना है। चलिए, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको कि हाल ही में किस देश में पहली बार क्या खोला गया है, भारतीय दूतावास खोला गया है, या ऐसा कौन सा बाल्टिक देश है जहां पर भारतीय दूतावास पहली बार खोला गया है। तो याद रखिएगा कौन है, लिथुआनिया। चलिए अगला टॉपिक है पृथ्वी दिवस 2022 की थीम। आपको पता होगा कि हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया और उसकी एक थीम भी रही। वो थीम क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये है इस साल का
पृथ्वी दिवस का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, याद रखेगा। सबसे पहली चीज, कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक, लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने और अधिक टिकाऊ जीवन जीने के लिए संवेदनशील बनाने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 1970 से, 1970 से। ठीक, यह पहली बार अमेरिका में मनाया गया था जब 1969 में सांता बारबरा तेल रिसाव के खिलाफ 20 मिलियन से अधिक लोगों ने विरोध किया था। सांता बारबरा एक तेल क्षेत्र है जहां पर तेल का रिसाव हुआ था और बहुत ज्यादा वहां पर पर्यावरण को हानि पहुंची थी, जिसके खिलाफ 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने क्या किया था, वहां पर प्रदर्शन किया था। तो उसी को चिन्हित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में नामित किया था। इस साल की थीम क्या है, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इसको याद रखिएगा। ठीक, आजकल देखा गया है क्वेश्चन का पैटर्न ये भी पूछता है कि ये पहली बार कब मनाया गया, तो याद रखना पृथ्वी दिवस पहली बार मनाया गया है 1970 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कुरिल द्वीप। अभी एक विवाद चल रहा है जापान और रूस के बीच, उस आइलैंड के कारण। एक आइलैंड है जिसका नाम है क्या, कुरिल आइलैंड। ठीक है, हालांकि जापान इसको उत्तरी द्वीप बोलता है और रूस इसको बोलता है कुरिल आइलैंड। ठीक, तो कुरिल आइलैंड के कारण यहाँ पर दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा विवाद चल रहा है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं भाई, कहाँ पर है। तो ये देखो, ये है रूस और ये है जापान, ये जापान है इतना, और ये है, ये जो गोला दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, आपको दिख रहा होगा, चलिए इसको ब्लैक में मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो एरिया है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं आपको, यही आइलैंड है क्या, कुरिल आइलैंड। और इसी पर आधिपत्य को लेकर के रूस और जापान के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। जापान ने कहा है कि जो कामचटका प्रायद्वीप के पास 4 द्वीपों पर रूस ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ठीक है, इनको ही क्या नाम दिया है, कुरिल आइलैंड नाम दिया है। ठीक है, किसने नाम दिया, तो याद रखना ये रूस ने दिया है। ठीक है, पहले लाइन का मतलब क्या है, जापान ने ये कहा है कि ये जो कुरिल आइलैंड है यानी 4 आइलैंड जो हैं, इस पर रूस का कब्जा क्या है, अवैध है, ये कहा है जापान ने। जापानी इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है ये उनके नॉर्थ साइड में पड़ता है, इसीलिए इसको उन्होंने क्या कहा, उत्तरी क्षेत्र कहा। जबकि रूस उनको क्या बोलता है, कुरिल आइलैंड बोलता है, कुरिल क्षेत्र। ठीक, यह द्वीप जापान के होक्काइडो से लेकर रूस के कामचटका प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे तक प्रशांत महासागर के उत्तर में फैले हुए हैं। ठीक, यानी ये जो एरिया है, ये कुरिल आइलैंड जो आइलैंड वाला एरिया है, वो जापान के होक्काइडो से प्रारंभ होता है और रूस के कामचटका प्रायद्वीप तक, यानी कामचटका जो आइलैंड है उसके दक्षिणी हिस्से तक फैला हुआ है। ठीक, इन द्वीपों पर जापान और रूस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। फूमियो किशिदा के नेतृत्व वाली जापानी सरकार ने इन द्वीपों के स्वामित्व को लेकर अपनी गति तेज कर दी है। लगभग 20 वर्षों में पहली बार जापान ने द्वीपों को अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित किया, यानी पहली बार इन्होंने क्या कहा है, इसको अवैध कब्जे वाला क्षेत्र कहा है। अब देखो विवाद क्या है, देखिए विवाद है द्वितीय विश्व युद्ध के समय का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपको पता होगा कि जापान जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था, लेकिन मित्र राष्ट्रों का जो संगठन था उसके द्वारा जापान बुरी तरीके से पराजित हुआ। उसके ऊपर परमाणु बम भी गिराया गया।
उसके बाद जापान ने घुटने टेक दिए। अब जब जापान ने घुटने टेक दिए तब रूस ने इन आइलैंड्स पर क्या किया, कब्जा किया, या रूस जो है उसने आइलैंड्स पर अपने सैनिक रख दिए। अब क्या हुआ तो देखो, यह विवाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का है। रूस का मानना है कि चूंकि उसने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था इसलिए द्वीपों का स्वामित्व उसका है, क्योंकि जापान ने युद्ध में अपनी हार के कारण क्षेत्र को खो दिया था। यह बोलना है रूस का। और जापान क्या बोलता है? जापान बोलता है कि जापानियों ने इन द्वीपों की यात्रा 16वीं शताब्दी में की थी, जो रूसियों के आगमन से लगभग 200 वर्ष पहले की है, और इसीलिए द्वीप उनके अधिकार में है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान ने मित्र देशों की सेना के साथ 1951 की सैन फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, जहां जापान ने कुरिल द्वीप समूह के सभी अधिकार और दावे इनको क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक, तो ये विवाद है। विवाद 1945 का है। उसके बाद 1951 में सॉरी है ना, क्या हुआ, एक संधि हुई सैन फ्रांसिस्को में, जिसमें कुरिल आइलैंड पर स्वामित्व के अधिकार को किसने छोड़ दिया था? जापान ने छोड़ दिया था, लेकिन फिर से अपने स्वामित्व की मांग कर रहा है ये उन कुरिल आइलैंड पर। ठीक, लेकिन रूस बोलता है कि भाई हम तो इसको जीते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध से अब तक ये हमारे अधीन है, तो हम इसको क्यों छोड़े। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं क्या इसका निपटारा करते हैं वो। अगला टॉपिक है सिपरी रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये जारी करता है कौन? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिपरी का फुल फॉर्म होता है। ये समय समय पर जो शांति है और निरस्त्रीकरण जो है उससे संबंधित रिपोर्ट जारी करते रहता है। इसी क्रम में अभी हाल ही में इसने एक रिपोर्ट जारी किया है और ये कहा है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश था पिछले वर्ष, यानी वर्ष 2021-22 के दौरान सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला जो देश है वो कौन था? वो था अमेरिका, फिर चीन और तीसरे नंबर पर था कौन? हमारा भारत। ठीक, 2021 में वैश्विक रक्षा व्यय अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और यह कोविड-19 महामारी के बावजूद 2.1 ट्रिलियन डॉलर रहा। यानी पूरे विश्व के अगर बात करें तो पूरे विश्व की इकोनॉमी को मिला करके रक्षा क्षेत्र में व्यय कितना हुआ है? तो याद रखना 2.1 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ी इकोनॉमी के बराबर है ट्रिलियन डॉलर। भाई ऐसे चालू करो नहीं यार। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो देखो, पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है भारत, चौथे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम और 5वें नंबर पर है रूस। ठीक, शीर्ष 5 देशों का दुनिया के वैश्विक सैन्य खर्च का 62% हिस्सा है। यानी ये जो 5 देश हैं ये मान लो टोटल विश्व, पूरा विश्व मिल करके 100 रुपया खर्चा करता है सैन्य खर्च, उसमें से 62 रुपए तो अकेले ये 5 देश मिल करके करते हैं। 62%, यानी 62 रुपए, हर 100 में 62 रुपए किसके द्वारा खर्च किया जाता है? इन 5 देशों के द्वारा किया जाता है। तो समझ जाइए कितना बड़ा इनका सैन्य बजट होगा। ठीक, चलिए तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का क्रम क्या है? तो कौन से क्रम पर है? तीसरे क्रम पर है काबिज हमारा भारत। भारत के सैन्य खर्च की अगर बात करें तो सिपरी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर था, जो कि 2020 से 0.9% की वृद्धि और 2012 से 33% की वृद्धि दर्शाता है।
भारत का वर्तमान में सैन्य खर्च कितना है? 76.6 बिलियन डॉलर, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, भारत पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव और विवादों का सामना कर रहा है, इसीलिए भारत लगातार अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है और हथियारों के उत्पादन में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है। ठीक, तो इसमें से याद क्या रखना है? ये याद रखिए, ये आपको हो सकता है एग्जाम में पूछे कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च कितना रहा वर्ष 2021 में, तो कितना रहा? 76.6 बिलियन डॉलर। और क्रम कितना था? तो तीसरे क्रम पर है भारत। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है, रूस ने UNWTO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की। ठीक है, अभी रूस यूक्रेन विवाद के बाद बहुत आलोचना हुई थी रूस की। उसके बाद बहुत सारे संगठनों से रूस को बाहर भी निकाला गया है या निकालने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि मानव UNHRC जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो है, इसके द्वारा रूस को तो पहले ही बाहर कर दिया गया था। और उसके बाद तैयारी ये थी कि UNWTO जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इससे रूस को बाहर कर दिया जाए। लेकिन उसके पहले ही रूस ने क्या कर दी? सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि UNWTO किस देश के द्वारा UNWTO को छोड़ने की घोषणा की गई है? तो नाम याद रखिएगा, रूस। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विश्व बैंक की रिपोर्ट। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है गरीबी से संबंधित, आइए देखते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम हुई है। अच्छे इंडिकेटर्स हैं भारत के लिहाज से। गरीबों की संख्या वर्ष 2011 में 22.5% से घट करके 2019 में 10.2% हो गई है। विश्व बैंक के नीति शोध कार्यपत्र के अनुसार शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक है। 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण गरीबी में 14.7%, जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट आई है। इस अध्ययन के अनुसार छोटे आकार के जोत वाले किसानों ने उच्च आय वृद्धि का अनुभव किया है, करेंगे भी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं राज्य स्तर पर चलाई जा रही हैं। 2013 और 2019 में 2 सर्वेक्षण दौरों के बीच सबसे छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि हुई है, जबकि सबसे बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2% की वृद्धि हुई है। ठीक, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसमें कि वर्तमान में भारत में, ठीक है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में गरीबी की रिपोर्ट कितनी रही? तो याद रखना 10.2% रही और कितने की कमी हुई है? तो 12.3% की कमी दर्ज की गई है। ठीक, गरीबी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है। ठीक, पूछ सकता है क्या? ये पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब 2 चीजें हैं, 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति हैं, है ना। हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा, ये कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? तंजानिया की। नाम क्या है? सामिया सुलूह हसन। कौन से देश की? तंजानिया की। दूसरा, प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कहाँ के हैं? मॉरिशस के हैं। ठीक, इन दोनों नाम को याद रखिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और प्रविंद कुमार जगन्नाथ कुछ समय पहले भारत आए हुए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है
प्रश्नोत्तर का सेक्शन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किन दो भारतीय संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देखिए और इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी हाल ही में 2022 के ग्रैमी अवार्ड से किसको किसको सम्मानित किया गया है, कौन से दो भारतीय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए? ऑप्शन है असम, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो चलिए इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, सुमन बेरा, लक्ष्य राकेश या नीलम मिश्र। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर भी चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु में पहली बार देखी गई दुर्लभ तितली का नाम क्या है? ऑप्शन है पाम किंग, पाम्स, पम्पकिंस या मंकी बटरफ्लाई। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की बात हुई थी और छठवां जो है वो कमीशन किया जा चुका है। ठीक, लो मैं तो आंसर ही बता दिया आपको। चलिए फिर भी आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है जोरहाट असम में, झुंझुनू राजस्थान, जैतपुर महाराष्ट्र या हजारीबाग। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? पहला ऑप्शन है पल्ली जम्मू कश्मीर, दूसरा है पोचमपल्ली तमिलनाडु, तीसरा है पारापल्ली कर्नाटक या चौथा है भुवनेश्वर ओडिशा। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, उन्नत भारत अभियान संचालित किया जाता है। ठीक है, उन्नत भारत अभियान, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको स्लाइड में भले शामिल नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत इसको शामिल किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कुरिल द्वीप समूह विवाद किन देशों के मध्य है? ठीक है, कौन कौन से देश के मध्य ये विवाद चल रहा है? तो ऑप्शन है भारत चीन, जापान रूस, चीन जापान या इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे अप्रैल 2022 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले महीने के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।